मुझे लग रहा है यार आज राजस्थान में कुछ ज्यादा ही ठंड है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे बाबा ये सब छोड़ो, जरा ये सोचो कि हम सब कुलधारा गांव में रात बिताने के लिए जा रहे हैं। सुना है वहां का गांव आज भी शापित है। हाँ, मैंने भी सुना है। अरे विकास, गाड़ी थोड़ी धीरे चला तू, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा और हमारा राम नाम सत्य कर देगा यहीं। चारों हंसी मजाक करते हुए कार से राजस्थान के जैसलमेर से थोड़ी ही दूर स्थित कुलधारा गांव में जा रहे थे। अंधेरा हो रहा था, शाम के 7:30 बजने वाले थे। गांव में गाड़ी के प्रवेश करते ही अचानक से सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक बूढ़ी सी महिला आके खड़ी हो गई। उसे देखते ही विकास ने जोर से गाड़ी का ब्रेक दबा दिया। अरे विकास, क्या कर रहे हो तुम? अभी हम सब मर जाते। क्या तुम में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है? दिव्या की बात खत्म हुई ही थी कि सामने से वो बूढ़ी औरत उन लोगों के पास चली आती है। उसको देखकर गाड़ी में बैठे सब लोग अचानक से बहुत ही डर गए। विकास ने साहस जुटाते हुए गाड़ी के शीशे को थोड़ा नीचे किया। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, इतनी रात को तुम सब लोग कुलधारा की तरफ क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें वहाँ की कहानी पता नहीं है? वहाँ पर आत्माओं का वास है। आज भी उस गांव में आत्माएं भटक रही हैं। उन भटकती हुई रूहों को आज भी मुक्ति नहीं मिली है। वो लोग आज भी जीने की आखिरी उम्मीद लेकर उसी दिशा में दौड़ते रहते हैं। अगर कोई जिंदा आदमी या औरत दिख जाए तो उसे भी मारकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उन बंजारों की टोली आज भी निकलती है, पर जिंदा आदमी या औरत कोई भी वहां से आज तक जिंदा नहीं लौटा है। वो एक उजड़ा हुआ गांव है, वो सभी को निगल लेता है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। वो बूढ़ी औरत पलक झपकते ही उनकी नजरों से काफी दूर जा चुकी थी। वो जैसे उन सभी को चेतावनी देने के लिए ही आई थी। उसको देखकर रश्मि बोली, देखिए, हम लोग उस दिशा की ओर तो जा रहे हैं, ये बात तो सच है, लेकिन हम लोग वहाँ रहने के लिए नहीं जा रहे हैं। सिर्फ आज की रात बिताने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर लौट आएंगे। रश्मि की बातों को सुनकर वो बूढ़ी औरत पागलों की तरह हंसने लगी। उसके बाद उसने कहा, अगर जिंदा बचोगे तो ही लौट कर आओगे ना, नहीं तो कैसे लौट सकोगे तुम लोग? जान नहीं बचेगी, ये अच्छी तरह से याद रखना। यही सब बातों को दोहराते दोहराते वो बूढ़ी औरत फिर से हंसने लगी। शेखर कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक से वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। उसका कोई अता पता नहीं चला। सामने का मंजर एकदम से खाली पड़ गया और धुएं से ढक गया। ये देखकर सबकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। ये सब क्या हो रहा है विकास? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? चलो हम लोग कुलधारा जाने की जिद छोड़ देते हैं और वापस होटल की ओर निकल लेते हैं। अरे तुम इन लोगों को जानती नहीं हो, ये सब बंजारे कौम के लोग हैं। आसपास के गांवों में ही रहते हैं। ये लोगों को डराकर उनसे पैसे और सामान छीन लेते हैं। इनका कोई अता पता भी नहीं है। जाने दो उसको, हम तो जाएंगे जरूर। देख, अगर भूतों से पाला पड़ भी गया ना तो कुलधारा की असलियत भी जान लेंगे। क्यों शेखर दिव्या, सही कहा ना मैंने? विकास की बात सुनकर रश्मि के अलावा सभी खुशी खुशी कुलधारा की ओर जाने के लिए झट से तैयार हो गए। लेकिन रश्मि के जहन में एक ही बात घूम रही थी। वो सोचने लगी, अगर वो बूढ़ी औरत यहाँ तक चलकर आई थी तो वो गई कहाँ? और विकास तो उनको ठोकने ही वाला था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उस औरत ने जानबूझकर ये किया। लेकिन क्यों? और ऐसा लगा कि वो जिंदा ही नहीं है और जैसे वो हम लोगों को इत्तला करने के लिए आई थी। ये क्या हो सकता है? क्योंकि ऐसे कोई गायब नहीं हो जाता है। उसकी हंसी में ही कुछ था। रश्मि के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि अचानक से गाड़ी खराब हो गई। विकास के लाख कोशिश करने के बाद भी वो उसे स्टार्ट नहीं कर पाया। वो गाड़ी से उतर गया। उस समय रश्मि को एक बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, सुबह होने से पहले और शाम होने के बाद यहां आना मना है। यह सरकारी बोर्ड था। उसमें यह भी लिखा था कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां दिखाई देने वाले निर्देशों को मानकर चलिए। जनहित में जारी सूचना, भारत सरकार। लगता है
यहीं से ही गांव की सीमा स्टार्ट होती है। देख, यहाँ पर बोर्ड भी है। बाप रे, ये गांव है या अंधा कुआं? रोशनी की एक किरण तक नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ तक देखो सब जगह पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ है। गांव तक तो पहुंच गए, लेकिन यहां से लौटेंगे कैसे? गांव में तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब क्या किया जाए? मैंने जो कुछ पढ़ा था उससे तो काम नहीं बन पाया। लगता है आज रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। चलो गांव के अंदर चलते हैं। रश्मि गाड़ी के अंदर ही रुकना चाहती थी, लेकिन सभी की बात सुनकर इस सुनसान जगह पर वो अकेली रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और उनके साथ चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों को एक घर दिखा जो बिल्कुल ही टूटा फूटा था। अरे देखो, वहां से रोशनी की एक किरण दिख रही है। लगता है वहां पर कोई रहता है। हो सकता है कि कोई सरकारी कर्मचारी वहां पहरेदार की नौकरी के लिए रुका हो। चलो चलो वहीं चलते हैं। वे लोग उस तरफ जाने लगे, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें कोई नहीं दिखा। वो जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। ये जगह कितनी डरावनी है, लेकिन इस सुनसान जगह में ये छोटा सा घर किसका है? शेखर की बात खत्म होने ही वाली थी कि अचानक से उस जगह पर एक आदमी दिखा। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था और हाथ में एक लालटेन था। सिर्फ 2 आंखें दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि मानो वो आदमी हवा में चलकर उन लोगों के पास आ रहा है। कौन हो तुम लोग? यहां किस मकसद से आए हो? उस आदमी की बात सुनकर पहले तो सभी बहुत घबरा गए, लेकिन उसके बाद दिव्या ने कहा, अरे अरे, आप तो खामखा ही हम सबको गलत समझ रहे हैं। दरअसल हम लोग कॉलेज की छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए हैं। इस गांव की सच्चाई जानने के लिए खोज पर निकले थे, लेकिन यहाँ आने से पहले ही हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहां से चले जाओ, नहीं तो फिर वापस नहीं लौट पाओगे। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी लौट जाओ। उस आदमी की बात सुनकर सभी हैरान हो गए कि अचानक से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसको सुनने के लिए सभी दरवाजे की तरफ मुड़े, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। पीछे घूमकर जब सभी उस आदमी को ढूंढने लगे, तब वहां पर भी कोई नहीं दिखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जगह खतरों से खाली नहीं है। मुझे तो यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं है। ये सब लोग मर चुके हैं। रश्मि की बात खत्म होने ही वाली थी कि अचानक से वहां पर डरावनी आवाजें आने लगी। कभी किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें, तो कभी किसी बच्चे के रोने की आवाजें, या फिर किसी आदमी की हंसने की आवाजें। वो घर अचानक से गायब हो गया। वो सब लोग रेत के ऊपर बैठे हुए थे। सभी हैरान हो गए। वो आवाजें उन लोगों का पीछा करने लगी। सभी दिशा भूल गए। सभी इधर उधर दौड़ने लगे और सभी अलग अलग हो चुके थे। बचाओ बचाओ, ये कौन है? इतनी सुनसान जगह पे पायल पहनकर कौन जा रही है? और उसके हाथ में एक बच्चा भी है, लेकिन इसका चेहरा कपड़े से ऐसा ढका हुआ क्यों है? विकास का उस साये के पास जाना खतरे से खाली नहीं था। वो उस तरफ भागा जिससे कोई मदद मिले, लेकिन वो एक मौत की साये से कम नहीं थी। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर पाएंगे? विकास की बात सुनकर वो महिला रुक गई। उसकी मुंडी पूरी घूम गई, पर शरीर नहीं घूमा। बच्चा भी रेत के ऊपर बैठकर हंसने लगा। उसके मुंह से खून बाहर आ रहा था और उस महिला ने कहा, यहाँ पर जो भी जिंदा आदमी आता है उसको हम हमारी बंजारों की टोली में शामिल कर लेते हैं। यहाँ से जिंदा जाने की कोई कीमत नहीं है। सिर्फ मौत को खुशी से गले लगाकर ही कीमत चुकाई जाती है। अब देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। इसके बाद उस साये ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर विकास की गर्दन को एकदम मोड़ दिया। विकास वहीं पर लुढ़क कर मर गया। उसके बाद वो साया और उसका बच्चा भी गायब हो गया। अब कहाँ जाऊं? विकास, रश्मि, शेखर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करूं मैं? यहाँ पर चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। अचानक से दिव्या को एक आदमी दिखा। वो एक टूटा हुआ घर के एकदम सामने बैठा हुआ था। रेत के ऊपर लकीर खींच रहा था। दिव्या को लगा कि उस आदमी से मदद मिल सकती है। वो उस आदमी के पास गई। सुन रहे हो? अरे ओ भाई साहब, सुन सकते हो क्या? क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? दिख नहीं रहा? सभी लोग रो रहे हैं। राजा ने दाना पानी बंद कर दिया।
हम सब लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। क्या तुमको ये सब देखकर रोना नहीं आ रहा? अभी भी सिर्फ खुद गर्जों की तरह अपने बारे में ही सोच रही हो। उस बूढ़े आदमी की बातों को सुनकर दिव्या हैरान रह गई। उस आदमी ने उसे उस घर की तरफ इशारा करते हुए कुछ बताया। उसे देखकर दिव्या उस घर की तरफ चल दी। वहां जाकर उसने जो देखा, उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि वहां पर सभी लोग मरे पड़े थे। उस बूढ़े आदमी की भी मौत हो चुकी थी। जिस बूढ़ी औरत ने उनको पहले ही यहां पर आने के लिए मना किया था, वो उस बूढ़े आदमी के मृत शरीर पर अपना सिर पटकती हुई बिलख बिलख कर रो रही थी। दिव्या ने कपकपाती हुई जुबान से कहा, यहाँ पर कैसे आई? आप तो वहाँ थी। यहाँ इस सुनसान जगह पर कैसे आए आप लोग? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक से दिव्या को जलते हुए पैर दिखे। उसने वहीं पर एक लड़की को जिंदा जलते हुए देखा। तभी वो बूढ़ी औरत बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ी हो गई और उन जलते हुए पैरों की तरफ हाथ करके कहने लगी, पता है वो किसका शरीर है? वो मेरी बेटी है, जिसे डायन बताकर गांव वालों ने राजा की साजिश के तहत उसकी बातों में आकर जला डाला। राजा विवाहित होने के बावजूद भी मेरी बेटी को गांव से उठाकर ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसको मरने के लिए यहाँ गांव में लाकर छोड़ दिया। ये लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये कहती है कि ये गांव के किसी लड़के को चाहती है, लेकिन ये किसी के साथ भी शादी करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये लड़की डायन है। मैंने इसे रात में कब्रिस्तान से मरे हुए बच्चे चुराकर खाते हुए देखा है। जब मैंने इसे ये पूछा तो ये मुझे मारने दौड़ी, लेकिन मैंने इस लड़की का सच आप सभी लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब आप लोग जो ठीक समझे वही कीजिए। यहाँ के सभी लोग राजा को भगवान की नजर से देखते थे। राजा ने छल से मेरी बेटी को डायन करार कर दिया। मेरी बेटी जिस लड़के से प्यार करती थी, उसका गला काटकर राजा के आदमियों ने चील कौवों को खिला दिया। मेरी बेटी सरला ये जानकर जब राजा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए गई, तभी राजा ने अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए ये घिनौना खेल रच दिया और सरला को डायन करार कर दिया। गांव वाले राजा की बातों में आ गए और सभी उसे डायन समझकर उसे पेड़ से बांधकर पत्थर मारने लगे और उसके शरीर पर आग लगा दी। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का शरीर भस्म हो गया और मैं कुछ ना कर सकी। ये सदमा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके पिताजी ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मैं रोती रही, बिलखती रही और वहीं मर गई। लेकिन मेरी बेटी ने मरने से पहले राजा को और इस गांव को श्राप दिया था। ये कुलधारा गांव उजड़ जाएगा और ये राजा खून के आंसू रोएगा, मर जाएगा। वो एक सच्ची सती थी। उसके दिए हुए श्राप ने राजा और इस गांव को तबाह कर दिया। जब गांव वाले जीवित थे, वो जान बचाकर यहाँ से भागने लगे, लेकिन रास्ते में ही उस श्राप के कारण सभी की रहस्यमयी मौत होती गई। कोई भाग नहीं सका, कोई भी नहीं। तब से ये गांव श्रापित है। यहाँ आके कोई जिंदा नहीं लौट सकता। अब तुम भी मरोगी, तुम भी मरोगी। दिव्या को भी उन आत्माओं ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके चारों तरफ घूमने लगे। और वहीं शेखर का मृत शरीर रेत के ऊपर पड़ा देखा दिव्या ने। वो देखकर दिव्या डरकर चीख उठी और वहीं रश्मि डरकर दौड़ती हुई गांव की एकदम सीमा के बाहर आकर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थी। रश्मि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ रश्मि, रश्मि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ रश्मि। लेकिन अब रात का काला अंधेरा हट चुका था। रश्मि पर सुबह की पहली किरण पड़ी। अब गांव के काले साए सुबह के प्रकाश से ढक चुके थे। सूरज की किरणें देखकर सभी आत्माएं
अपने स्थान पर जा चुकी थीं। उसके बाद रश्मि ने वहीं अपना आपा खो दिया और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पर थी। सामने एक पुलिस ऑफिसर और एक कांस्टेबल खड़े थे। मैं कहाँ हूँ? आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको कुलधारा की सीमा पर हमने आज सुबह ही देखा। शायद डर की वजह से आप बेहोश हो गई थी। क्या आपको कुछ याद है? उस ऑफिसर की बात सुनकर रश्मि को कुलधारा की उस भयानक रात का सच याद आ गया। लेकिन वो जिंदा है, इस बात का भगवान से शुक्रिया अदा कर रही थी। उसने अपने दोस्तों के बारे में पूछा। पुलिस छानबीन के दौरान भी कोई सुराग इकट्ठा न कर सकी। वे सब कहां पर खोकर रह गए, किसी को आज भी मालूम नहीं है। कुलधारा की ये डरावनी सच्चाई आज भी कायम है। वहां पर रात के अंधेरे में जाने के बाद कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आ सका। आज भी कुलधारा का नाम सुनते ही सभी की रूह कांप जाती है।